कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर और मशहूर शहर न्यूयॉर्क सिटी है। एक ऐसा शहर जहां करोड़ों लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सड़कों पर हजारों गाड़ियां दौड़ रही हैं और लाखों लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। ऑफिसों में लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खा रहे हैं। हर तरफ जिंदगी की भरमार है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह गुजर जाएगा। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इस शहर के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। ये शहर जो आज जिंदगी और रोशनियों से भरा हुआ है, कल एक बर्फीले कब्रिस्तान में बदल जाएगा। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी वार्निंग कुदरत बहुत पहले से दे रही थी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दिन इंसानी तारीख का सबसे काला दिन बनने वाला है। अचानक आसमान बदलने लगता है। जो आसमान अभी तक साफ था वो मिनटों में काले घने बादलों से ढक जाता है। बादल इतने घने हो जाते हैं कि दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाता है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है जो हर सेकंड और तेज होती जा रही है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मौसम का बदलना कोई आम बात नहीं है। यह तो कुदरत के गुस्से की शुरुआत है। एक ऐसा गुस्सा जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। कुछ ही देर बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन यह कोई आम बारिश नहीं है। यह एक भयानक तूफानी बारिश है जो इतनी तेज है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मिनटों में न्यूयॉर्क की सड़कें पानी से भर जाती हैं। पानी तेजी से बढ़ रहा है, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक। गाड़ियां पानी में फंसने लगती हैं। लोग गाड़ियों को छोड़कर पैदल भागने लगते हैं। हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। लोग ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब जो होने वाला था उसने न्यूयॉर्क को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। अब यहां पर अचानक समंदर का पानी शहर में दाखिल हो जाता है। एक भयानक स्टॉर्म सर्ज, यानी समंदर की ऊंची ऊंची लहरें पूरे न्यूयॉर्क को अपनी लपेट में ले लेती हैं। पानी की ऊंची ऊंची लहरें सड़कों पर बहने लगती हैं। मैनहट्टन की मशहूर सड़कें जो कुछ देर पहले तक गाड़ियों और लोगों से भरी थीं, अब गहरी नदियों में बदल चुकी हैं। गाड़ियां, बसें, येलो टैक्सियां पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। लोग पानी में डूब रहे हैं, चीख रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा। कुछ ही देर बाद पानी इतना बढ़ जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका की शान और पहचान, वो आधी पानी में डूब जाती है। वो मूर्ति जो आजादी की निशानी है, आज खुद पानी की कैद में है। बिल्डिंग्स के निचले हिस्से पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। लोग बिल्डिंग्स की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी है और मौत का साया मंडरा रहा है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी तो बस शुरुआत है। असली खौफनाक तबाही अभी आने वाली है। वो तबाही जिसके बारे में इंसानों ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में दुनिया ने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर बाद तापमान अचानक इतनी तेजी से गिरता है कि इंसानी समझ से बाहर है। वो पानी जो अभी तक सड़कों पर बह रहा था वो जमना शुरू हो जाता है। एक एक करके सब कुछ बर्फ में बदलने लगता है। बिल्डिंग्स बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती हैं। जो लोग बाहर रह गए थे वो सेकंड्स में जमकर पत्थर बन जाते हैं। तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पूरा न्यूयॉर्क शहर जो कुछ घंटे पहले जिंदगी और रोशनियों से भरा हुआ था, अब एक बर्फीला कब्रिस्तान बन चुका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कमर तक बर्फ में दबी हुई है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रही हैं, नीचे सब बर्फ में गायब है। अब यहां पर ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया एक बर्फ की सफेद चादर में लपेट दी गई हो। जैसे कुदरत ने इंसानों को उनकी हरकतों की सजा दे दी हो। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब अचानक कैसे हुआ। क्या किसी ने इस तबाही के बारे में पहले से वार्निंग नहीं दी थी? क्या सरकार को पता नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बर्फीली तबाही से कोई भी इंसान जिंदा बच पाएगा? लेकिन अब जो होने वाला था उसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, वहां जहां यह सब शुरू हुआ था। जहां एक साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया को वार्निंग दी थी, लेकिन किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उस भयानक तबाही और जिंदगी की इस खौफनाक जंग को देखने से पहले अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त और दिल दहला देने वाली मूवीज पसंद हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी कहानी मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी की असली शुरुआत होती है दुनिया की सबसे ठंडी और वीरान जगह अंटार्कटिका में। यहां बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। चारों तरफ दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। अब यहां पर हम देखते हैं कि 3 साइंटिस्ट
बर्फ की एक बहुत बड़ी और मोटी चट्टान पर ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये बर्फ की चट्टान हजारों साल पुरानी है। इन 3 साइंटिस्ट्स में से एक का नाम है जैक हॉल। जैक एक बहुत ही काबिल और तजुर्बेकार पेलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट है, यानी वो पुराने जमाने के मौसम और जलवायु की स्टडी करता है। जैक बर्फ के अंदर से पुराने सैंपल्स निकालकर उनकी जांच कर रहा है ताकि पता चल सके कि हजारों साल पहले दुनिया का मौसम कैसा था और आगे क्या होने वाला है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज यहां कुछ ऐसा होने वाला है जो जैक की पूरी जिंदगी बदलकर रख देगा। अचानक जमीन हिलने लगती है। बर्फ की उस बड़ी चट्टान में एक बड़ी सी दरार पड़ने लगती है। जैक और उसके साथी हैरान होकर देखते हैं कि यह दरार तेजी से बड़ी होती जा रही है। कुछ ही देर बाद बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान जोरदार आवाज के साथ टूटकर अलग हो जाती है। जैक और उसके साथी बाल बाल बचते हैं। उनके बिल्कुल पास से बर्फ टूटकर गिरी थी। 1 सेकंड की देरी होती तो वो सब समंदर में गिर चुके होते। अब यहां पर जैक अपने बर्फ के सैंपल्स के डेटा को एनालाइज करता है। जैक के मुताबिक अगर यह करंट पूरी तरह रुक गई तो पूरी दुनिया में एक नया आइस एज यानी बर्फ का युग शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर बाद जैक नई दिल्ली, इंडिया में एक बड़ी इंटरनेशनल यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च प्रेजेंट करने जाता है। वहां पूरी दुनिया के लीडर्स, सरकारी अफसर और बड़े बड़े साइंटिस्ट्स मौजूद हैं। वो अपने चार्ट्स और डेटा दिखाते हुए कहता है, अगर हमने अभी ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो बहुत जल्द एक नया आइस एज शुरू हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक करंट रुक जाएगी, पूरी दुनिया बर्फ में दब जाएगी, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रेमंड बेकर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने जैक की बातों का मजाक उड़ाया। डॉक्टर हॉल, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे आप कोई डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ आपके अंदाजों और शक की वजह से। पूरे हॉल में बैठे लोग सर हिलाने लगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट सही कह रहे हों। जैक को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैक की वार्निंग को नजरअंदाज करने की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी और वो कीमत करोड़ों लोगों की जान होगी। अब यहां पर कहानी में जैक की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है। जैक एक बहुत ही बहादुर और ज़हीन इंसान है। जैक की एक एक्स वाइफ है जिसका नाम लूसी है। लूसी एक डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में काम करती है। उनका एक बेटा है जिसका नाम सैम हॉल है। सैम एक स्मार्ट, होशियार और तेज तर्रार लड़का है। सैम अपने पापा जैक से प्यार तो करता है, लेकिन उससे नाराज भी है क्योंकि जैक कभी भी उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाता। कुछ ही देर बाद सैम अपने 2 दोस्तों लॉरा और ब्रायन के साथ एक एकेडमिक कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाता है। सैम लॉरा को बहुत पसंद करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात बता नहीं पाया। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि न्यूयॉर्क जाकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब यहां पर कहानी में एक और बहुत जरूरी कैरेक्टर की एंट्री होती है। प्रोफेसर टेरी रैप्सन, जो स्कॉटलैंड में एक ओशनोग्राफर हैं, यानी वो समंदर और उसकी करंट्स की स्टडी करते हैं। प्रोफेसर रैप्सन ने जैक की कॉन्फ्रेंस में पेश की गई रिसर्च सुनी थी और वो जैक की बातों से पूरी तरह सहमत थे। उन्हें भी लगता था कि कुदरत कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर रैप्सन के सेंसर्स पर कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक डेटा आना शुरू होता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई जगहों पर पानी का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगता है। यह गिरावट इतनी तेज है कि प्रोफेसर रैप्सन की आंखें फैल जाती हैं। प्रोफेसर रैप्सन फौरन जैक को कॉल करते हैं और कहते हैं, जैक, तुम्हारी बात सच हो रही है। नॉर्थ अटलांटिक करंट कमजोर पड़ रही है। समंदर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए ना जैक तैयार था, ना प्रोफेसर रैप्सन और ना ही पूरी दुनिया। अब यहां पर पूरी दुनिया में अचानक अजीब अजीब मौसमी आफतें आनी शुरू हो जाती हैं। कुदरत ने जैसे अपना गुस्सा इंसानों पर निकालना शुरू कर दिया हो। पहली तबाही आती है टोक्यो, जापान में। वहां अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। लेकिन ये कोई आम ओले नहीं है। ये फुटबॉल जितने बड़े बड़े बर्फ के गोले हैं जो ऊपर से तेज रफ्तार से गिर रहे हैं। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं छिपने की जगह नहीं मिल रही। गाड़ियों के शीशे चूर चूर हो रहे हैं, बिल्डिंग्स की छतें फट रही हैं और लोग इन बर्फ के भारी गोलों की चोट से मारे जा रहे हैं। सड़कों पर हर तरफ बर्फ के गोले और टूटे हुए शीशे पड़े हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खौफनाक तबाही अभी बाकी है। कुछ ही देर बाद दूसरी तबाही आती है लॉस एंजलिस, अमेरिका में। वहां लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। अचानक आसमान में बादल अजीब तरीके से गोल गोल घूमने लगते हैं। अब यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे भयानक टॉर्नेडो यानी बवंडर एक साथ बनने लगते हैं। इतने सारे टॉर्नेडो एक साथ एक ही शहर में आना ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन अब जो होने वाला था वो कयामत का मंजर था। एक बड़ा सा टॉर्नेडो सीधा हॉलीवुड के मशहूर साइन की तरफ बढ़ता है और उसे उड़ा देता है।
दूसरा टॉर्नेडो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में लेते हुए आगे बढ़ रहा है। गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, बसें छतों पर गिर रही हैं, ट्रक सैकड़ों फीट ऊपर उठकर दूर जा गिर रहे हैं। पूरा लॉस एंजलिस कुछ ही मिनटों में मलबे के ढेर में बदल जाता है। वो शहर जो हॉलीवुड की चमक दमक के लिए मशहूर था, आज तबाही और बर्बादी का निशाना बन चुका है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब बारी दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की है। अब यहां पर जैक हॉल वॉशिंगटन डीसी में अपनी लैब में बैठा टीवी पर यह सब खबरें देख रहा है। टोक्यो में ओलों की बारिश, लॉस एंजलिस में टॉर्नेडो, पूरी दुनिया में अचानक मौसम पागल हो गया है। जैक को पता चल चुका है कि जो कुछ हो रहा है वही है जिसके बारे में उसने कॉन्फ्रेंस में बताया था। उसकी वार्निंग सच हो रही है। वो फौरन वाइस प्रेसिडेंट बेकर से मिलने व्हाइट हाउस जाता है। जैक वाइस प्रेसिडेंट के सामने खड़ा होकर कहता है, सर, मुझे आपसे बात करनी है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मेरे डेटा के मुताबिक 3 बड़े सुपरस्टॉर्म्स बन रहे हैं, एक कनाडा के ऊपर, एक स्कॉटलैंड के ऊपर और एक साइबेरिया के ऊपर। ये स्टॉर्म्स इतने बड़े हैं कि इनका साइज पूरे महाद्वीपों जितना है। कुछ ही देर बाद वाइस प्रेसिडेंट बेकर ने जैक को डांटते हुए कहा, डॉक्टर हॉल, तुम चाहते हो कि मैं करोड़ों लोगों को उनके घरों से निकालूं, पूरे शहर खाली करवाऊं, सब कुछ बंद कर दूं, सिर्फ तुम्हारी थ्योरी की वजह से। तुम्हें पता है इससे कितना नुकसान होगा? यह नामुमकिन है। जैक निराश होकर अपनी लैब लौटता है। वो अपने 2 साथियों जेसन और फ्रैंक के साथ कंप्यूटर पर अपने क्लाइमेट मॉडल्स चलाता है ताकि ये पता लगा सके कि तबाही कब और कहां आएगी। अब यहां पर कंप्यूटर पर जो रिजल्ट आते हैं वो देखकर जैक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मॉडल बता रहा है कि 3 बड़े सुपरस्टॉर्म्स बन चुके हैं और वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहां पर कहानी न्यूयॉर्क में जाती है, जहां सैम अपने दोस्तों लॉरा और ब्रायन के साथ एकेडमिक कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। कंपटीशन खत्म होने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। कुछ ही देर बाद बारिश और तेज हो जाती है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर पानी भरने लगता है, पहले टखनों तक, फिर तेजी से घुटनों तक। लोग परेशान होकर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगते हैं। गाड़ियां पानी में फंसने लगती हैं। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यहां पर अचानक समंदर का पानी न्यूयॉर्क की सड़कों पर आ जाता है। एक भयानक स्टॉर्म सर्ज पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। पानी की ऊंची ऊंची लहरें सड़कों पर बहने लगती हैं। मैनहट्टन की मशहूर सड़कें गहरी नदियों में बदल जाती हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी अभी और कितना बढ़ने वाला है। कुछ ही देर बाद पानी इतना बढ़ जाता है कि बसें और येलो टैक्सियां पानी में बहने लगती हैं। चारों तरफ लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसने उनकी जान खतरे में डाल दी। पानी में बहती हुई एक बड़ी सी येलो टैक्सी तेज रफ्तार से सैम की तरफ आ रही है। सैम आखिरी सेकंड में चुककर बाल बाल बच जाता है। बाहर पानी तेजी से बढ़ रहा है। लाइब्रेरी की निचली मंजिल भी पानी में डूबने लगती है। ये सब लोग भागते हुए ऊपर की मंजिल पर चले जाते हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो वो भयानक ठंड है जो आने वाली है। अब यहां पर इसी दौरान जैक अपने बेटे सैम को फोन करता है। फोन मुश्किल से लगता है क्योंकि नेटवर्क बहुत खराब है। जैक सैम से कहता है, सैम, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा सुपरस्टॉर्म आ रहा है। जो ठंड आने वाली है वो कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ जमा देगी। तुम्हें लाइब्रेरी से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, अंदर रहो। जो भी कर सको खुद को गर्म रखो। किताबें जलाओ, लकड़ी जलाओ, कुछ भी जलाओ, लेकिन गर्म रहो। और याद रखो, बाहर बिल्कुल मत जाना। सैम पूछता है, पापा, क्या आप आ रहे हैं मुझे लेने? जैक एक पल रुकता है, फिर कहता है, मैं वादा करता हूं सैम, मैं आऊंगा। कुछ ही देर बाद फोन कट जाता है और सैम अकेला रह जाता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उसके पापा का वादा उसे हिम्मत दे रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे समंदर का भयानक पानी पूरे न्यूयॉर्क शहर में दाखिल हो गया। कैसे वो शहर जो कुछ ही देर पहले तक जिंदगी और रोशनियों से भरा हुआ था, कुछ ही मिनटों में पानी के नीचे डूब गया। गाड़ियां बह गईं, बिल्डिंग्स डूब गईं, लोग चीखते रहे, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आदि पानी में डूब चुकी है। न्यूयॉर्क की मशहूर सड़कें गहरी नदियों में बदल चुकी हैं। हर तरफ बस तबाही, मौत और चीखों पुकार का मंजर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ आपने अभी तक देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली खौफनाक तबाही अभी आने वाली है। अगले पार्ट में जो होने वाला है वो इस पानी की तबाही से 1000 गुना ज्यादा भयानक होगा। अगले पार्ट में तापमान इतनी तेजी से गिरने वाला है कि जो पानी अभी सड़कों पर बह रहा है वो सेकंड्स में बर्फ में बदल जाएगा। पूरा शहर जम जाएगा। गाड़ियां, बिल्डिंग्स, सड़कें, सब कुछ बर्फ की मोटी चादर से ढक जाएगा। और जो लोग बाहर रह जाएंगे वो सेकंड्स में जमकर पत्थर बन जाएंगे। और दोस्तों, सबसे खौफनाक बात यह है कि जैक का बेटा सैम अभी न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है।
उसे नहीं पता कि बाहर क्या होने वाला है। क्या सैम इस भयानक बर्फीली तबाही से बच पाएगा? क्या जैक अपने बेटे तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जैक का अपने बेटे से किया हुआ वादा पूरा हो पाएगा? यह सब जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले पार्ट में ऐसे ऐसे सीन्स आने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन वो अगला पार्ट तभी आएगा जब आप लोग हमें बताएंगे। तो दोस्तों, अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें कि हाँ, हमें अगला पार्ट चाहिए। आपका एक कमेंट हमें बताएगा कि आपको ये कहानी पसंद आई और आप आगे देखना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक बटन दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही जबरदस्त और दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी फौरन सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस कहानी का अगला पार्ट मिस कर जाएंगे और बाद में पछताएंगे। तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये थी इस खौफनाक कहानी का पहला पार्ट। अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के साथ। खुदा हाफिज।